दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसके बारे में सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे सभ्य समाज में आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इस तरह के जघन्य अपराधों को भी अंजाम दे सकते हैं। कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी शादी से 2 दिन पहले आधी रात को अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव मेडेसरा की। मेडेसरा गांव की निवासी तेजस्विनी जोशी, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी, उसकी शादी उसकी बुआ के लड़के हुमन जोशी के साथ तय होती है। हुमन जोशी और तेजस्विनी जोशी एक दूसरे से प्यार करते थे और लगभग 2 वर्षों से उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिर हुमन जोशी ने डिसाइड किया कि अपने इस प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदल देते हैं और वो अपने इस प्यार के रिश्ते को शादी के पवित्र रिश्ते में बांधने के लिए तेजस्विनी का हाथ मांगने अपने मामा के घर जाता है। उसके मामा राजेश जोशी, जिनका हुमन जोशी के घर से पहले का अनुभव अच्छा नहीं था, ऐसा ही एक मामला था जब उन्होंने तेजस्विनी की बड़ी बहन की शादी हुमन जोशी के बड़े भाई के साथ तय की थी। मगर शादी से ठीक पहले हुमन का बड़ा भाई एक दूसरी लड़की लेकर आ जाता है और वो शादी नहीं हो पाती। इस कड़वे अनुभव के बाद भी इस कड़वे अनुभव को नज़रअंदाज करते हुए राजेश जोशी अपनी बेटी तेजस्विनी जोशी की खुशी के लिए इस रिश्ते को सहमति दे देते हैं। दोनों की शादी तय हो जाती है। 12 जुलाई को बारात लेकर हुमन जोशी को तेजस्विनी के घर जाना था, लेकिन उससे पहले ही 9 जुलाई की आधी रात को तेजस्विनी गायब हो जाती है। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से इस कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों, राजेश जोशी एक साथ अपने 3 बच्चों की शादी करने वाले थे। 10 जुलाई को वो अपने बेटे की बारात लेकर जाने वाले थे और 12 जुलाई को तेजस्विनी के साथ साथ उसके बहन की भी बारात आनी थी। तो इस तरह वो एक साथ 3 शादियां करने वाले थे। 9 जुलाई की रात को तेजस्विनी के भाई गजपाल की हल्दी की रस्म थी और घर पे विवाह के गीत गाए जा रहे थे। हल्दी का कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा था, लोग खुश थे। तेजस्विनी भी नाच रही थी, गा रही थी, अपने भाई की हल्दी की रस्म में पूरे मन से शामिल थी। हल्दी के कार्यक्रम के बाद खाना पीना होता है, काफ़ी लेट हो जाता है हल्दी कार्यक्रम के चलते। लगभग 12 साढ़े 12 बजे घर वालों को एहसास होता है कि तेजस्विनी जो है अचानक से गायब हो गई है। वो खोजते हैं घर में इधर उधर, लेकिन तेजस्विनी कहीं मिलती नहीं, कहीं दिखाई नहीं देती। उसके नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा होता है उस वक्त। और इस बात से सारे परिजन बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं और गांव के जिन लोगों को भी इस बारे में पता चलता है कि तेजस्विनी अचानक से घर से गायब है, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तेजस्विनी की खोजबीन शुरू होती है और इस खोजबीन में रात बीत जाती है। तेजस्विनी का कहीं कुछ पता नहीं चलता और इस तरह रात बीत जाने के बाद सुबह होती है। सुबह 6 साढ़े 6 का वक्त रहा होता है जब गांव के कुछ लोग और परिजन तेजस्विनी को खोजते खोजते गांव के बाहर के तालाब पर पहुंचते हैं और सामने जो नज़ारा, जो रूह कपा देने वाला दृश्य देखते हैं, उसको देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। सामने तालाब में उन्हें तेजस्विनी की तैरती हुई लाश दिखाई देती है। वो लड़की जो 2 दिन बाद दुल्हन बनकर विदा होने वाली थी, आज उनके सामने एक लाश के रूप में पड़ी हुई थी। उस घर से, जिस घर से
विवाह गीत की मधुर ध्वनियां सुनाई दे रही थी। अचानक से उसी घर से रोने बिलखने की आवाजें आने लगती हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि तेजस्विनी, जो अभी कुछ घंटे पहले तक अपने भाई के हल्दी के कार्यक्रम में नाच रही थी, गा रही थी, सारी रस्मों को निभा रही थी, वो उनके सामने एक लाश के रूप में पड़ी है। बहरहाल इसकी सूचना जो है नंदिनी नगर थाने को दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और आरंभ में इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह कोई हादसा है या आत्महत्या है। शुरू में पुलिस ऐसा मानकर चलती है, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं था कि तेजस्विनी डूबकर भी मर सकती है, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि तेजस्विनी एक अच्छी तैराक थी, तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो डूबकर मर गई। दूसरी तरफ घर वाले भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि तेजस्विनी जो है आत्महत्या कर सकती है। उनके अनुसार तेजस्विनी एक बहादुर लड़की थी जो इस तरह का कायरतापूर्ण कदम उठा ही नहीं सकती थी। इसी बीच इस घटना की खबर मेडेसरा गांव से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर बिरभाट गांव में तेजस्विनी के बुआ के घर भी पहुंचती है और उसका होने वाला पति हुमन जोशी भागता हुआ मेडेसरा गांव पहुंचता है, तेजस्विनी के घर पहुंचता है, उसकी लाश से लिपट लिपट कर रोता है। और ये दृश्य, ये दर्पित कर देने वाला दृश्य देखकर सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है, उसी बीच 60 PM की रिपोर्ट आती है जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि तेजस्विनी के शरीर पर डूबने से पहले चोटों के निशान पाए गए, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि डूबने से पहले तेजस्विनी के साथ मारपीट की गई है। और इसके बाद पुलिस की जांच का एंगल बदल जाता है और वो इसे एक हत्या के एंगल के रूप में मानकर आगे बढ़ती है, टेक्निकल एविडेंस जुटाने की कोशिश करती है। तेजस्विनी के नंबर की कॉल डिटेल खंगाली जाती है और उसमें जो बात उभर कर आती है वो बात ये थी कि उस दिन तेजस्विनी के नंबर से जो पहली बातचीत की गई थी वो हुमन जोशी के नंबर पर की गई थी और जो अंतिम कॉल भी थी वो हुमन के नंबर पर ही थी। तो इस तरह पुलिस के सामने जो प्राइम सस्पेक्ट के रूप में एक नाम उभर कर सामने आता है वो हुमन जोशी का होता है, उसके होने वाले पति का होता है। उसके बाद पुलिस हुमन जोशी के टावर लोकेशन का पता लगाती है, जिसमें ये पता चलता है कि घटना का जो वक्त था उस वक्त के आसपास हुमन जोशी के मोबाइल टावर की लोकेशन घटना स्थल के आसपास पाई जा रही थी। और इस स्ट्रांग टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पुलिस हुमन जोशी को अरेस्ट कर लेती है और जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो हुमन जोशी तेजस्विनी की हत्या की बात को स्वीकार कर लेता है, अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और अपने बयान में वो बताता है कि आधी रात के आसपास वो तेजस्विनी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि वो एक बारात के कार्यक्रम में पास के गांव में आया हुआ है और उसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है तेजस्विनी से, और वो किसी तरह तेजस्विनी को इस बात के लिए मना लेता है कि वो घर से निकलकर गांव के बाहर के तालाब पर आकर उससे मिले। और तेजस्विनी इस तरह 9 जुलाई की आधी रात को गांव के बाहर के तालाब पर पहुंचती है और तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर दोनों बातचीत करते हैं। उस बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। उसके बाद हुमन जोशी तेजस्विनी को धक्का दे देता है जो सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो जाती है।
बेहोश तेजस्विनी को हुमन जोशी तालाब में फेंककर वहां से चला जाता है और कुछ देर के बाद वापस एक बार फिर से घटना स्थल पर पहुंचता है और इस बार वो तेजस्विनी के मोबाइल को तालाब में फेंककर फिर से चला जाता है और अपने बयान में आगे वो ये भी कहता है कि वो दोनों इस शादी से खुश नहीं थे, किंतु सामाजिक दबाव के चलते दोनों को ये शादी करनी पड़ रही थी। हालांकि उसके बड़े भाई के अनुसार दोनों साथ में शादी की शॉपिंग कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जिसमें ये लगता हो कि दोनों जो है मजबूरी में शादी कर रहे हैं। और इस तरह से जो है तेजस्विनी की हत्या हो जाती है और इस हत्याकांड में सिर्फ तेजस्विनी की ही हत्या नहीं होती, बल्कि हत्या होती है रिश्तों की भी, भावनाओं की भी और भरोसे की भी, क्योंकि तेजस्विनी हुमन के मामा की लड़की थी और हुमन जो है तेजस्विनी के बुआ का लड़का था, तो दोनों परिवारों के बीच में पहले से रिश्ता था। लेकिन इस हत्या के बाद उस रिश्ते का भी खून हुआ। दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और जब कोई रिश्ता प्यार का होता है, मोहब्बत का होता है, तो उसमें एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम भावनाएं ही करती हैं। इस तरह से हुमन ने तेजस्विनी का खून करके भावनाओं का भी खून किया और हर रिश्ते को टिके रहने के लिए भरोसे की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना भरोसे के कोई रिश्ता टिक नहीं सकता, कायम नहीं रह सकता। लेकिन तेजस्विनी की हत्या करके हुमन ने भरोसे का भी खून किया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस हत्याकांड में सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं हुई, बल्कि हत्या हुई रिश्ते की भी, भरोसे की भी और भावना की भी। इस हत्याकांड को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि मोहब्बत में जान देने का दावा करने वाला हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दावा तो जान देने का करते हैं लेकिन जान ले लेते हैं। और ये बात किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, स्पेशली ना तो लड़के के लिए है ना लड़की के लिए, ये उन सभी लोगों के लिए है जो प्यार में इस तरह से धोखा देते हैं और किसी की जान ले लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।